तो दोस्तों, जो थंबनेल में दिख रहा है आपको कि सोनम बेवफा निकली, बड़ी ही चर्चित कहानी आजकल चल रही है। टीवी पर हर टीवी चैनल ये दिखा रहा है इंदौर का एक कपल जो कि हनीमून मनाने मेघालय गया और मेघालय जाने के बाद कुछ पहले तो उनका फोन बंद होता है, बाद में जो पति है उसकी विक्षिप्त लाश देखने को मिलती है। और उससे भी बड़ा झटका पूरे समाज को तब लगता है जब पत्नी जो है वो गाजीपुर में सरेंडर करती है और सरेंडर करने के बाद ये परतें खुलती है कि जो हत्या का काम अंजाम दिया गया वो पत्नी के कहने से बल्कि इसी की साजिश से दिया गया। तो ये क्या कारण है कि लड़कियां विवाह करने के बाद अपने पति को, पहले तो बीच में समाज में एक फेज आया कि विवाह करने के बाद वो कहती थी कि मुझे नहीं रहना साथ में, ये नहीं रहने से भी आगे की बात ये हो गई कि वो मर्डर ही करवा रही है। पिछले कुछ सालों से या अगर पिछले 1-2 सालों से अगर आप क्रोनोलॉजी को देखें तो ऐसा अक्सर देखने को मिला है कि विवाहित पत्नी ने अपने पति को बॉयफ्रेंड के साथ मिलके या किसी एक्स के साथ मिलके मर्डर करवा दिया। और मर्डर ही नहीं, नृशंस हत्या करवा दी। आपने मुस्कान का केस तो जाना ही होगा, जिसने अपने पति की हत्या करके उसे ड्रम में भरवा दिया और उसके ऊपर सीमेंट लगवा दी। ऐसे बहुत से केस है। एक हाल ही में ऐसा केस भी आया जिसके अंतर्गत एक पत्नी ने अपने पति की सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए उसको मरवा दिया ताकि अनुकंपा की नौकरी उसको मिल सके। ये सारे काम भारतीय समाज में हो रहे हैं, जिस समाज में पति परमेश्वर, जिस समाज में विवाह को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, जिस समाज में माना जाता है कि एक सत्यवान था और एक सावित्री थी। सत्यवान की अकाल मृत्यु होने के बाद सती सावित्री यमराज से अपने पति को मांग लाई। और यहाँ स्थिति यह है कि सावित्री और सत्यवान के देश में आपको मुस्कान और सोनम जैसी महिलाएं देखने को मिल रही है। इसका क्या कारण है? इसके सोशोलॉजिकल कारणों पर भी हमें ध्यान देना होगा और हमारे समाज और हमारे कानून दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। अगर इस प्रकार की घटनाओं को रोकना है तो सामाजिक परिवर्तनों को लाना पड़ेगा। और वो कौन कौन से सामाजिक परिवर्तन हैं? आपको क्या लगता है? क्या ये हत्या केवल सोनम ने की है? नहीं, ये हत्या उस सामाजिक परिवेश ने की है जिस सामाजिक परिवेश में सोनम का जो है अपराइजिंग हुई है। एक पिता जो अपनी बेटी के मन की बात नहीं जान सके, एक माँ उससे भी बढ़कर, क्योंकि माँ बेटी के बड़ी करीब होती है, और अगर एक माँ अपनी बेटी के मन की बात नहीं जान सके कि वो शादी के लिए तैयार भी है कि नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि आप समाज के एक भ्रम में रह रहे हैं। आप एक पारिवारिक भ्रम में रह रहे हैं कि आप मानते हैं कि आपके बच्चे आपके बड़े आज्ञाकारी है, वो क्या क्या कर रहे हैं और वो ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, इस पर आपकी नजर ही नहीं है। अगर आप बच्चों को 1960 के जमाने में रखना चाहोगे कि तू बेटा यहाँ से स्कूल जा, स्कूल से घर आ, यहाँ से कॉलेज जा, कॉलेज से घर आ, यहाँ से तू सड़क पर निकलेगी तो हमारी तेरे पर निगरानी रहेगी, तो ज्यादातर घटनाएं ऐसे ही जगहों पर देखने को मिलती है। अगर आप अपने बच्चों के साथ खुल्लम खुल्ला व्यवहार नहीं कर पाओगे, अगर उनसे खुलकर बात नहीं कर पाओगे, उनकी परेशानियों को नहीं जानोगे, तो वो गुस्सा किसी मासूम पर निकलेगा और वो मासूम, वो शिकार, वो कल्प जो विक्टिम निकला है वो निकला है राजा। ये बेचारा जो कि वैवाहिक जीवन में बंधा ही था, इसका पूरा परिवार जिस तरह से बिलक बिलक कर रो रहा है, उसका जिम्मेदार सोनम, और वो हत्यारे तो है ही, उसका जिम्मेदार वो समाज भी है जो कि किसी भी व्यक्ति को उसका मनचाहा काम करने की इजाजत ही नहीं देता। परिणाम ये होता है। अगर हम ये विचार करें कि एक माता पिता अपने परिवार में रहने वाले बच्चों को खुलकर अगर उनसे बात करे, उनकी मन की भावना जाने, तो क्या ये इम्पॉसिबल बात लगती है कि नहीं कि एक लड़की जो विवाह के 15 दिन बाद ही किसी को मार डालने का कदम उठवा सकती है, तो उसने शादी किन परिस्थितियों में की होगी? अगर अपने मन से शादी की होती तो क्या वो अपने पति की ऐसी नृशंस हत्या करवाती? वो ऐसा काम कभी भी नहीं करवाती। तो ये कर्तव्य क्या माता पिता का नहीं बनता था कि वो अपनी बेटी की मन की बात जाने? सोनम का वो भाई जो मेघालय में लगभग 15 दिन तक उसको सर्च करता रहा और आज टीवी पर बिलक बिलक कर रो रहा है, अगर वो थोड़ा सा ये ध्यान पहले दे लेता कि उसकी बहन की मन की इच्छा क्या है, तो क्या ये नृशंस हत्या रोकी जा सकती थी कि नहीं रोकी जा सकती थी?
समाज और कानून दोनों के लिए एक चुनौती है। समाज के अंदर अब वो दिन आ गया है जिसमें लड़के वाले और लड़की वाले खुलकर इन मुद्दों पर बातचीत करें कि क्या लड़की या लड़का विवाह को जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं, और ये केवल फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं बल्कि बाकायदा छानबीन भी करें। छानबीन हम ये तो कर लेते हैं कि परिवार के स्टेटस कितना है, पैसा कितना है ना? ये भी कर लेते हैं कि लड़की जो है वो कैसी है, कैसी नहीं है, कितनी पढ़ी लिखी है। ये भी करने की ज़रूरत है कि लड़की जो है क्या वो किसी के साथ इन्वॉल्व है या नहीं है, और इसकी छानबीन जो है वो सीधे-सीधे पूछ कर की जा सकती है। आप लड़की से खुलकर अगर सही वातावरण में पूछे कि वो इस लड़के से शादी करना चाहती थी कि नहीं करना चाहती थी, तो बात सामने आ जाती और एक मासूम जान को बचाया जा सकता था। हमारा कानून और हमारा समाज दोनों ही इस बात के लिए दोषी है। तो दोस्तों, अब इसके अंदर एक और मिस्ट्री उभर कर सामने आती है, और वो ये है, इसके अंदर ज्योतिष का एंगल भी है। ज्योतिष का एंगल ये कहता है कि चूंकि सोनम घोर मांगलिक थी और लड़का भी चूंकि मांगलिक था, लेकिन इसका मांगलिक जो है वो उतना घोर नहीं था, और सोनम को किसी ने, ज्योतिषी ने, तांत्रिक ने बताया था कि अगर आप नर बलि करेंगे तो आपका आगे का वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। और एक इंस्टेंस आप देखिए, एक संयोग देखिए कि नर बलि के दिन कौन सा चुना गया। वो था एकादशी का दिन, जो कि मान्यताओं के अनुसार इस प्रकार के कामों के लिए उपयुक्त दिन माना जाता है। तो अगर किसी की मानसिकता इस लेवल पर विक्षिप्त हो रही हो, तो क्या परिवार को उस जुर्म से माफ किया जा सकता है कि उसने अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान नहीं दिया? सोचने की बात यह है कि दोषी कौन है? क्या अकेली सोनम है? क्या अकेले वो हत्यारे हैं जिनको सुपारी देकर सोनम ने मर्डर कराया? क्या वो राज कुशवाहा है जो वहां पर नौकरी कर रहा था? ये सब तो प्रत्यक्ष दोषी है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो समाज भी दोषी है, वो परिवार भी दोषी है, जिस परिवार ने बच्चों की परवरिश को उचित रूप से नहीं किया और किसी दूसरे परिवार के चिराग को छीन लिया।